बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलाना। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की अहम खबर से। सबसे पहले आपको खबर दें कि मुल्क को दरपेश मौशी मुश्किलात के तनाज़ुर में एक मुफस्सिल इक़्तिसादी बहारी कौंसिल का क़याम जो है उसके करने का मंसूबे का प्लान बना लिया गया है। ये मंसूबा कब इसका लाए अमल जो है वो सामने आता है, इसका सबको इंतज़ार है। फ़िलहाल इस मंसूबे के जो की पॉइंट सामने आए हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इक़्तिसादी बहाली का ये मंसूबा सी पैक से भी बड़ा मंसूबा साबित होगा। इस मंसूबे में दिफाई पैदावार, ज़रई, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानकुनी, IT और तवानाई के कलीदी शोबों में मकामी सतह के साथ साथ दोस्त ममालिक की सरमायाकारी पर भी जोर दिया जाएगा। इन मंसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का क़याम अमल में भी लाया गया है ताकि मुमकिन सरमायाकारों के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस के तौर पर काम किया जा सके और साथ ही एक मुतफ़िका तरीक़ाकार भी इख्तियार किया जा सके। इन मंसूबों के इंतज़ामी उमूर और हम आहंगी में पाक फ़ौज का कलीदी किरदार भी होगा। ये मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की में गेम चेंजर साबित होगा। इस मंसूबे के तहत 4 से 5 सालों में 15 से 20 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब्स और 75 लाख से 1 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट जॉब्स के मौके भी फराहम किए जाएंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी इस मंसूबे के कुछ की पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं। डिटेल बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं कुछ जो है वो पॉइंट्स पे ही बात करना चाहूँगी। आया सी पैक से बड़ा मंसूबा साबित हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? जिस तरह से बताया जा रहा है कि मुल्क की मईशत को बहाली के लिए इसकी और इसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, इसकी स्टेबिलिटी के लिए ये मंसूबा जो है इसके क़याम का कहा जा रहा है। अगर इसका क़याम अमल में आता है जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह से ये की पॉइंट्स बता रहे हैं, तो फिर मुल्क को दरपेश जो चैलेंजेस हैं क्या वो ख़त्म हो पाएंगे? क्या ये टारगेट जो हम चाह रहे हैं कि अचीव हो सके, मुल्क की इकनॉमी जो है वो स्टेबल हो सके, क्या हो पाएगी या नहीं? ये सवालात हैं जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। वो क्या समझते हैं कि इक़्तिसादी बहाली मंसूबा जो है क्या वो कारामद साबित हो सकेगा और मुल्की मईशत का पहिया जो डगमगा रहा है, जो कश्ती डूब रही है, उसको सहारा मिल सकेगा या नहीं? अपने मेहमानों का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं खालिद महमूद खोकर साहब, सदर हैं आप पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। सर खुशामदीद कहना चाहूँगी आपको। मलिक बोस्तान साहब इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। सर आपको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। सीनियर एनालिस्ट वजाहत मसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी खुशामदीद कहना चाहूँगी। खोकर साहब सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। क्या समझते हैं आप, जो आज का हमारा बुनियादी सवाल है वो भी यही है, क्या हुकूमत की जानिब से मौशी मुश्किलात के हल के लिए इक़्तिसादी बहाली कौंसिल का क़याम आपकी नज़र में मुस्बत इक़दाम है? जी, मैं समझता हूँ ये बहुत ही मुस्बत इक़दाम है क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर काम नहीं कर रहा, ख़ुसूसन क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर से तल्लुक़ है। एग्रीकल्चर में हम एग्रीकल्चर में दुनिया से बहुत पीछे चले गए हैं। हमारे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। हमारी आबादी हर साल जो है, हम आबादी में नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, लेकिन आबादी में ग्रोथ है लेकिन एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं है। इस वक्त इसमें एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, रिसर्च में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, मशीनरी में, जदीद रिसर्च टेक्नोलॉजी में, सीड में, सब चीज़ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो उसके लिए इन्वेस्टर चाहिए। पहली तो चीज़ है कि हमें पाकिस्तान से इन्वेस्टर लाने चाहिए, उसके बाद बाहर से भी इन्वेस्टर लाने चाहिए कि जहाँ के जो इन्वेस्ट करें, ज़मीनों को आबाद करें, जदीद रिसर्च को ले आएँ। क्योंकि हम ज़रूरी मुल्क कहलवाते तो ज़रूर हैं लेकिन हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। हमारी पैदावार पर एकड़ पैदावार दुनिया से बहुत कम है क्योंकि हमने रिसर्च के ऊपर कभी इन्वेस्टमेंट की नहीं, हम जदीद रिसर्च की तरफ गए ही नहीं। फर्स्ट क्या, मेरा तल्लुक़ मुल्तान से है, मैं कॉटन एरिया से हूँ। दुनिया में जो कॉटन की जदीद रिसर्च है, जो बायोटेक्नोलॉजी है, उसकी BT सीड जो है वो 98 में आ गया था। हम आज तक उसको बाकायदा तौर पे लेके अडॉप्ट नहीं कर सके। आज भी हम उसका अगर लेते हैं, जब वो एक्सपायर होता है तो उसके बाद हम लेके आते हैं। यही वजह नहीं, मैं उसका हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी बिल्कुल ही। और दूसरी बात है कि अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो वो दफ्तरों में जाता है, उसे दफ्तरों में इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसे रिश्वत देनी पड़ती है, उसे यानी कि उसके लिए आसानी नहीं है। चेयर पे 2 तरह के लोग बैठे होते हैं हमारे ब्यूरोक्रेसी में। एक बहुत कम लोग होते हैं जो कानून के दायरे में रह कर लोगों को ओब्लाइज करके खुशी महसूस करते हैं। अक्सरियत उन लोगों की है जो कानून का दायरा ही ऐसा खींचते हैं कि होता काम रोक के खुशी महसूस करते हैं, शाम को जाके बेगम को बताते हैं ये हो रहा था, मैंने नहीं होने दिया। ये अक्सरियत है। यही वजह है कि हम आगे नहीं गए। आज देखें, हम 14 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इस वक्त हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम हैं ज़रूरी मुल्क। अब आप ये देखें कि हमारी जो टोटल इंपोर्ट है वो कोई 80 बिलियन डॉलर की थी पिछले साल, और हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो 31.5 बिलियन डॉलर की थी। 48.5 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उसमें खसूसन आर्मी के आने से, आर्मी चीफ के बैठने से, साथ प्राइम मिनिस्टर, चारों
چاروں چیف منسٹر اور پلس متعلقہ منسٹر کے بیٹھنے سے ایک اعتماد کی فضا بنے گی. ہم صرف ایگریکلچر سے یہ $48.5 بلین کا جو ڈیفیسٹ ہے ہم صرف ایگریکلچر سے دور کر سکتے ہیں, حالانکہ اس پہ تو باقی دفاعی اور اسی پہ ہم توجہ نہیں دے رہے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, دیگر مہمانوں کی جانب بڑھنا چاہوں گی. ملک بوستان صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ اس منصوبے کا جو اعلان کیا گیا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ پورے خطے کے لیے یہ گیم چینجر ثابت ہوگا اور ملکی معیشت کو بحالی کی جانب لے کے جائے گا, کیا آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو پائے گا؟ بالکل, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ چارٹر کا قانون, پھر جب وہ پرائم منسٹر بنے انہوں نے دوبارہ اپوزیشن سے پھر کہا کہ ابھی بھی وقت ہے ہم اس پہ عمل کریں. لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارے لیڈر نہیں بیٹھ سکے, اور آج اللہ کا شکر ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے, کیونکہ یہ اسٹیمپ ہوتی ہے جو آرمی کا کوئی چیف کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں بڑی کاروباری حضرات جو تھے اعلیٰ طبقے سے, انہوں نے چیف سے ملاقات کی اور انہوں نے یہی ڈیمانڈ کی تھی کہ جو آج اسلامک کونسل بنی ہے وہ ان کی تجویز میں شامل تھی. تو انہوں نے 5 لاکھ ایکڑ مانگی ہے زمین گورنمنٹ سے کہ ہمیں دیں, آج تو اس کو ہم جدید فارمنگ اور ریسرچ میں بنائیں گے, اور ہمارے ساتھ گلف کے جو ہے قطر ہے, دبئی ہے اور سعودیہ آنا چاہتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آرمی کی گارنٹی اور ہم اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے. یہ میں سمجھوں پاکستان کا معیشت کا دروازہ کھل گیا, باہر کی سرمایہ کاری ہوگی, اور تمہارے لوگوں کو ٹیچنگ ملے گی. ابھی جو ہمارا وقت شنگھائی تنظیم کے اجلاس میں گیا تھا اور چائنا نے آفر کیے کہ ہم آپ کی کاشتکاروں کو جدید ٹیکنالوجی کی ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں, وہاں آنے کو تیار ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے قوم میں کھڑے, اور یہ بھی کہا کہ پاکستان کو انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. یہ بہت بڑا اثر ہے جس کی وجہ سے حکومت کا بھی کانفیڈنس رہے گا. اگر آئی پروگرام خطرہ اویئر نہیں بھی ہوتا تو ہم اس کو جو ہے بی پلان کے تحت اس کو کریں گے. تو پرائم منسٹر صاحب آج جو گئے ہیں پیرس میں, ان کی ڈی جی سے ملتے ہیں, اور ان کی پوری کوشش ہے کہ 7 دن میں ہم ان کو راضی کر لیں. اس کے ساتھ ہمارے $1 ارب میں $23 ارب اور بھی واپس ہیں, سیلاب کے فنڈ ہے وہ واپس ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا ملک صاحب, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا ہے. وجاہت مسعود صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ جس کا اعلان کیا گیا ہے یہ گیم چینجر ثابت ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بینیفٹس بھی مل سکیں گے, لانگ ٹرم بینیفٹس ملیں گے یا ابھی بھی حکومت شارٹ ٹرم بینیفٹس سوچ رہی ہے؟ ہم 2023 میں بیٹھے ہیں اور مئی 2013 میں ہم نے گیم چینجر کا لفظ سی پیک کے لیے استعمال کیا تھا. تو ایک مئی کے لیے رک کے یہ سوچ لیجئے کہ 10 سال بعد ہم نے ایک نیا گیم چینجر ڈسکور کیا ہے. پچھلا گیم چینجر کہاں ہے؟ اور یہ جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی حمایت کرنا بہت آسان ہوتا ہے. I would like as a citizen of Pakistan to question کہ وہ پچھلا گیم چینجر کس نے خراب کیا. ایک دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ معیشت میں یہ جو انویسٹمنٹ لانے کی بات ہو رہی ہے, بھلے وہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہو یا انٹرنلی, اس کی جڑیں جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی عدم استحکام میں ہیں. کیا ہم نے پولیٹیکل کورس کریکشن کا فیصلہ کر لیا ہے؟ آئی ڈاؤٹ دیٹ. جس گورنمنٹ کی میعاد جو ہے وہ 2 مہینے سے بھی کم رہ گئی ہے اور اس سے اگلے انتخاب میں جانا ہے, وہ اس عرصے میں تو کم از کم اس منصوبے کی جو ہے نا فائن پرنٹ بھی سامنے نہیں لا پائے گی. اور جو نئی گورنمنٹ صورتحال سامنے آئے گی تب دیکھا جائے گا. میرے خیال میں فی الحال یہ ایک کھچڑی ہے ان انٹرنیشنل مانیٹری باڈیز کی اور پاور کی جو ہمارے ساتھ معیشت میں تعاون نہیں کر رہی. اگین اس کی جڑیں بھی ہمارے سیاسی پیٹرنز میں اور اسٹرکچرز میں ہیں. So I would be very reluctant and cautious to welcome سوائے اس بات کے کہ سنجیدگی سے معیشت کو زیر بحث لایا جا رہا ہے, یہ اس میں ایک پازیٹیو بات ہے. باقی اگر اس میں کچھ سبسٹینشل کی بات نکالنا چاہتا ہے تو وہ بہتر ان کی رائے ہے, اس کا احترام ہے. I don't see the silver lining right now. سر کہا تو یہ جا رہا ہے کہ سی پیک سے بھی بڑا منصوبہ ثابت ہوگا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ آپ مجھ سے پوچھے ہیں بھائی. جی سر. نہیں بالکل, میں نے آپ سے کیا نا کہ سی پیک سے بڑا یا سی پیک سے چھوٹے کا سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ سی پیک کس نے خراب کیا.
इसने सीपा खराब किया और क्यों खराब किया? ठीक हो गया उन्हीं सर, अखबार आपका पॉइंट आ गया। हमें वही चूंकि ब्रेक की जानिब एनिमल- बढ़ना है, लेकिन उससे पहले जरा पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं कि व्यूअर्स को क्या लगता है कि हुकूमत की जानिब से मौसमी मुश्किलात के हल के लिए इक्तसादी बहाली कौंसिल का क़याम मुस्बत अमल है। 25% को लगता है जी हाँ ये एक मुस्बत अमल है, जबकि 75% इसकी नफी कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए इक्तसादी बहाली काउंसिल जो है वो मंसूबा पेश किया गया है। इसके कुछ नकात है जो हम डिस्कस कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि ये गेम चेंजर साबित होगा, मुल्की मईशत की बहाली के लिए ये कारामद साबित होगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये मंसूबा जो है वो सी पैक से भी बड़ा मंसूबा होगा। इसी को थोड़ा सा हम ड्रैग करेंगे और डिस्कस करना चाहेंगे अपने मेहमानों से। खोकर साहब, जैसे हम पहले बात कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से, कहा यह जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए भी दोस्त ममालिक के सरमायाकारों से मदद ली जाएगी। वो जो रिसर्च वाली बात रहती थी, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा हम उसी को कंटिन्यू करें। जैसे आप फरमा रहे थे कि रिसर्च सेक्टर में हमने कहीं पे भी डेवलपमेंट नहीं देखी। अब जब दोस्त ममालिक को भी सरमाया के लिए दावत दी जा रही है, उनकी मदद भी हासिल करने का कहा जा रहा है, आपको लगता है क्या अब रिसर्च में डेवलपमेंट होगी, कोई बेहतरी आ सकेगी? लेकिन जी मैं समझता हूँ कि ये नीयत की बात है, ये गेम चेंजर हो सकता है इस वक्त पूरे मुल्क के लिए। एक ज़रात को ठीक कर लिया जाए तो पूरा मुल्क सही हो सकता है, क्योंकि हमारी मईशत का दौर मदार ज़रात पर है और इस ज़रात ने ही इस मुल्क को हमेशा सहारा दिया। अगर आप 9/11 देखें, पाबंदियाँ लगी, ज़रात की वजह से मुल्क चलता रहा। आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियाँ लगी, ज़रात की वजह से मुल्क चलता रहा। 17 साल आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, ज़रात की वजह से कोई भूखा नहीं सोया। कोविड-19 में आप देख लें, लॉकडाउन हुआ, ज़रात की वजह से कोई भूख से नहीं मरा, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रात की। तो अब अगर इस में आके ख़ुसूसन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने इन्वेस्टर को सपोर्ट किया जाए, जो पाकिस्तान से प्राइवेट सेक्टर है, जो दूसरा कोई इन्वेस्टर, उसकी इन्वेस्टर, उसको अगर सहारा दिया जाए और उसका एतमाद बहाल किया। जब वो यहाँ सही तरीके से काम करना शुरू करे तो बाहर का इन्वेस्टर भी एतमाद करेगा। सही, बिल्कुल। अगर अपना खुश नहीं होगा तो बाहर वाला भी खुश नहीं होगा उस वक्त। दूसरी मैं चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके आने से आपको 1 करोड़ के लगभग जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगी, प्लस 100 बिलियन का जो बता रहे हैं, 100 बिलियन का कम अज़ कम इसमें हमारी मईशत में ऐड हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें अपने पाकी सिस्टम भी ठीक करना चाहिए। अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक मालूमात मिली कि दुबई से कोई फ्री ट्रेड का काम हो रहा है, जिसमें खुश्क दूध और वहे पाउडर वहाँ से ड्यूटी फ्री मंगवाया जाएगा। हमारा एग्रीकल्चर से भी लाइफ स्टॉक का सेक्टर बड़ा है जी। अगर ऐसा किया गया, ये सारा तबाह बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और लोगों को खालिस दूध भी नहीं मिलेगा, सेहतें पहले ख़राब हैं और ख़राब हो जाएगी। एक चीज़ ऐसा बिल्कुल ना किया जाए। कम अज़ कम ये ज़रूर किया जाए कि हमसाया ममालिक इंडिया जितनी ड्यूटी लगाता है वो ड्यूटी होनी चाहिए। खुश्क दूध और वहे पाउडर तुर्की जिस तरह लगाता है वो होना चाहिए। दूसरा मैं गुजारिश करूंगा कि बजट के हवाले से, क्योंकि अब बजट की अनाउंसमेंट होने वाली है, हमारी ना पैदावारी लागत बहुत बढ़ चुकी है बाकी ममालिक से, हमसाया ममालिक से। उसको कम किया जाए, हमारी खादों का रेट कम किया जाए, बीज का रेट, पेस्टिसाइड का रेट कम किया जाए, हमारे ज़रूरी आलात के ऊपर GST है उसको ख़त्म किया जाए। इसी तरीके से बिनोला जो कॉटन सीड होता है उसके ऊपर GST है। अब वो किस खाने के काम आता है, या उसका एडिबल ऑयल बनता है या जानवरों के लिए खल बनती है, यानी कि उनका एक केक बनता है जानवरों के लिए, वो किया जाए। प्लस रिसर्च का बजट बढ़ाया जाए। हमारा जो रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर के GDP का 0.18 है, उसे 2% किया जाए। सही। असल जो चीज़ है कि अगर ये इतमाद की फ़िज़ा कायम हो जाती है, आप यकीन करें कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत लोग तैयार होंगे। सही। इस वक्त हमारे पास कोई 18 मिलियन एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है जो आबाद नहीं है, उसको आबाद किया जाए। और आर्मी चीफ और आर्मी के आने से हमारा इतमाद बढ़ रहा है, क्योंकि जब भी इस मुल्क में एमरजेंसी होती है, फ़र्ज़ किया अगर कोई सैलाब आता है हम आर्मी को बुलाते हैं, अगर ज़लज़ला आता है हम आर्मी को बुलाते हैं, टिड्डी दल आता है तो हम आर्मी को बुलाते हैं, अगर समुद्री तूफान आ रहा था हमने आर्मी को बुलाया। इस वक्त मुआशी भी इस वक्त एक एमरजेंसी है। बिल्कुल। तो इस वक्त अगर वो खुद आके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनिशिएटिव ले रहे हैं, इस स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो मेरा ये समझते हैं इस कौम का इत्माद भी होगा और दुनिया का इत्माद भी होगा। क्योंकि हमारे मिडल ईस्ट, आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि हमारे मिडल ईस्ट वाले सारे वो हमारे आर्मी पे बहुत ज्यादा इत्माद करते हैं और हम भी करते हैं। हम पाकिस्तानी आप ये समझते हैं कि दोस्त ममालिक भी इस पर भरोसा करेंगे? नहीं, दूसरा स्पेशली ये जो वन विंडो ऑपरेशन है सारा, कि एक ही जगह पे प्राइम मिनिस्टर भी होगा, आर्मी चीफ भी होगा, चारों वजीर आला भी होंगे, मुतलका मिनिस्टर भी होंगे, मुतलका सेक्रेटरी भी होंगे, यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो उसे दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा, एक ही जगह पे। आपका पॉइंट आ गया। मैं मलिक साहब से भी डिस्कस करना चाहूंगी। मलिक साहब, इसी बात पे मैं जोर देना चाहूंगी, ये जो बात कही जा रही है कि दोस्त ममालिक से सरमायाकारों पर जोर दिया जाएगा,
پہلے تو یہ بات ہو رہی تھی کچھ دن قبل کی، اگر ہم بات کریں کہ انویسٹرز جا رہے ہیں، جو انویسٹرز موجود ہیں وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے اس وقت پاکستان کی معیشت اتنی سٹیبل ہے یا آنے والے وقت میں اگر یہ منصوبہ کارآمد ثابت ہوتا ہے تو پھر کیا یہ ریلائبل سورس ثابت ہو سکے گی کہ انویسٹرز جو ہیں وہ پر اعتماد ہو کے انویسٹ کر سکیں؟ دیکھو جی، میں نے جیسے پہلے بتایا 11 جو ہمارے سینئر بزنس مین تھے وہ چیز سے ملے اور یہ ساری باتیں جو ان کی تجویز پہ بنائی گئی ہیں وہ تو آرمی کی گارنٹی اور مور چاہتے تھے، وہ لگا دی ہے۔ اب تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور گلف ممالک بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو پاکستان آرمی ہے وہ اگر وہ ہمارے ساتھ معاون کرے گی اور اپنی گارنٹی دے گی تو ہم انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے۔ سول افسوسوں میں سیدھی بات ہے، کسی کو اعتماد ہی تو سی پیک میں بھی جب بنا تھا تو وہ بھی آرمی نے گارنٹی دی، اب اس میں بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ گارنٹی دے ہمیں تاکہ دعوت بھی دے تاکہ ہمارا کل آج ہم انویسٹمنٹ لے کے اور کل یہ پالیسی ٹیکسز ہمارا ایف پی آر اتنا بدنام ہو چکا ہے، یہ صبح شام بعد کا پالیسی چینج کر دیتا ہے۔ یہ تو 12 سال کا جدوجہد کرنی ہے، لیکن اور چیز لگانا ہے، وہ اگر ان کو ٹیکس کی نظر ہو جائے اور ایف پی آر کے کنڈے شروع ہو جائیں تو وہ تو لوگ کیوں پیسہ یہاں لے کے ہمارے اپنے لوگ ایف پی آر کی وجہ سے بھاگ گئے، دوسرے کیوں ٹکیں گے؟ تو یہ بالکل صحیح ہے، اور آرمی نے اس میں 5 جنرل شامل ہو کے کوآرڈینیٹ کریں گے اور اس کو پوری ون ونڈو کریں گے اس کو آپریشن کو، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاسبل ہے۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ اتنے ملین آف ایکڑ ہماری زمین آباد ہی نہیں ہے، میں آپ کو تو پچھلے سال جو ہے 9 ملین ایکڑ زمین جو ہے بیج اور کھاد نہ ہونے کی وجہ سے تیار زمین پہ فصل ہی نہیں، فصل آور ہی نہیں ہو سکی، اتنے ہم نالائق ہیں۔ ٹھیک ہو گیا ملک صاحب، اس کو ہم مزید بھی کنٹینیو کریں گے۔ میں وجاہت صاحب کا بھی پوائنٹ لینا چاہ رہی ہوں۔ وجاہت صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے گیم چینجر ثابت ہوگا یہ منصوبہ، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو بھی انگیج کیا جائے گا۔ اب جب ہم معیشت پر کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے اس منصوبے کے ذریعے ہم آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے؟ ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف کو ہمارے ہاں کوئی ایس ورڈ یا کوئی ایسی کوئی ہاسٹائلٹی سمجھ لیا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم اپنے عوام کو ٹھیک طریقے سے اس موضوع پہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا ایک ہی تقاضا ہوتا ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ اپنی معیشت کو ان بنیادوں پہ کھڑا کرے جہاں آئندہ اسے قرضے کی ضرورت پیش نہ آ سکے، ورنہ تو اس کی شرائط اور اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ باقی کہیں سے بھی کوئی ملک جو ہے وہ قرض لینا چاہ رہا ہو تو اس سے اس کا انٹرسٹ ریٹ کم ہی ہوتا ہے۔ تو آئی ایم ایف کو کالی نہیں ہے جسے ایک پاپولس نعرے کے طور پہ جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ بیچ دیں، یہ تو ایک بات ہوگی۔ اور دوسری بات پھر اسی پہ کروں گا کہ جناب ہم جب تک ہم اپنے سیاسی اور معاشی نظام میں ایک جسے کہنا چاہیے کہ سنکرونائزڈ سنتھسائزڈ ٹرانسپیرنسی نہیں لے کے آتے، ساری باتیں جو ہے یہ چیزاں مستقبل میں ہیں، یہ فیوچر ٹرمس میں ہیں، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ I still grave reservations concerning the path that we have taken، اور جو ہماری داخلی صورتحال ہے اس میں مجھے دور دور تک جو ہے وہ غیر ملکی پرائیویٹ جو سرمایہ کار ہیں ان کی دلچسپی نظر نہیں آتی۔ اور ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا ہے۔ ذرا پبلک پول کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ بیسک کوشچن ہمارا یہ تھا کہ اقتصادی بحالی کونسل کا منصوبہ سی پیک سے بڑا معاشی ثابت ہو سکے گا منصوبہ یا نہیں؟ 23% کو ایسا لگتا ہے کہ جی ہاں یہ بڑا منصوبہ ثابت ہو سکے گا، جبکہ 77% کو ایسا نہیں لگتا۔ بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ خالد محمود کھوکر صاحب، آپ کی جانب ہی بڑھنا چاہوں گی۔ ایگریکلچر سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ تجاویز ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کی بات رہتی تھی، میں چاہوں گی کہ آپ اپنی بات مکمل کریں اور چند تجاویز کا بھی اضافہ کر دیں۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو خوش آمد بات یہ ہے کہ اس جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلٹی جو کونسل بنائی ہے، فیسیلیٹیشن کونسل، اس میں کلیدی کردار ہماری پاک آرمی کا ہے، اور ہم اس لیے ٹرسٹ کر رہے ہیں اور امید ہے انویسٹر بھی ٹرسٹ کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں اس وقت کہ ہمارا ملک اب معاشی طور پہ بہت آگے جائے گا، خصوصاً ایگریکلچر میں۔ ہمارے جو زراعت کے اس وقت ایشو ہیں وہ ہے پیداواری لاگت، خصوصاً بجلی کا ریٹ ہمارا بہت بڑھ چکا ہے۔
वो जो हमारा 5 रुपये 35 पैसे था इस वक्त को 30-40 रुपये पर यूनिट चला गया। एक तो हमारी बजट में गुजारिश है कि वो रेट हमें वापस कम किया जाए और 1 यूनिट 1 रेट किया जाए, और कुछ हमारे बकाया जाते हैं काश्तकारों को 10-12 साल पुराने हैं वो ख़त्म किए जाएँ। अच्छा। तीसरा ये है कि जब हमारी फसल आती है तो उस वक्त उसका रेट ख़त्म हो जाता है। अभी हमारी मक्की की फसल आई है, जब मक्की की फसल शुरू में आ रही थी तो उसका रेट 4045 रुपये तक, जब हमारी वो फसल आ गई तो उसका रेट आ गया 2000 रुपये ऊपर, बाद में वही रेट बढ़ जाएगा। दरमियान में मिडल मैन कमा जाता है, काश्तकार को नुकसान होता है, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी नहीं होती, पैदावारी लागत भी पूरी नहीं होती। हालांकि काश्तकार को कहीं भी उसकी पैदावारी लागत को कम नहीं किया जाता। इस वक्त हमारी देखें जी खादें बहुत महंगी है, उस पर हमें चाहिए सब्सिडी चाहिए, हमें पेस्टिसाइड पे सब्सिडी चाहिए, हमें सीड के ऊपर सब्सिडी चाहिए, हमें रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन ना ज़राअत बेहतर होगी तो ये मुल्क चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और इस मुल्क में इस वक्त ज़राअत को चलाने के लिए किसान और जवान का मिल के किरदार होना चाहिए, जैसे चाइना में है, बाकी कोई 18 से 19 ममालिक में है। मौज़े तन ने आते ही सबसे पहले एग्रीकल्चर का जिससे काम लिया था वो अपनी आर्मी से काम लिया था, और हमारे पास भी आर्मी है, उनको चाहिए कि हमारे गैर आबाद रकबों को आबाद करें। 18 मिलियन एकड़ रकबा हमारे पास पड़ा है। सही। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारा जो दूध का काश्तकार है वो बड़ा परेशान है। ठीक। दूध के काश्तकार आप ये देखिए सनतकार के पानी का और हमारे खालिस दूध का रेट एक है जी इस वक्त, हमें रेट बेहतर नहीं मिलता। और फिर अगर खुश्क दूध और व्हे पाउडर बाहर से इंपोर्ट हो गया तो यहाँ पे लाइफ स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत को ये चाहिए कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखते हुए उसके मुताबिक रेट तय किया जाए ताकि आम काश्तकार को एक अच्छा रेट मिले और वो अपनी एनिमल्स जो अपने जानवर वो बढ़ाए, भैंसे गाय वो बढ़ाए, बजाय इसके इस वक्त वो कम कर रहा है जी। आज हमारी सेहत खराबी की जो मेन वजूहात वो यही है कि खालिस दूध नहीं मिलता लोगों को, एक पाक और साफ सब्जी नहीं मिलती, हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सही सर, आपके पॉइंट्स आ गए हैं, जो तजावीज़ हम आपसे जानना चाह रहे थे वो हमने जान ली है। नाज़रीन, वक्त की कमी का हमें सामना है, लेकिन हमें अपने तीसरे टॉपिक को भी टच करना है। थोड़ी सी मैं इस पर बात करना चाहूँगी मुल्क की सियासी मंजरनामे पर। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी खुसूसी तौर पर लंदन पहुंचे, और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मज़ीद अपनी गुफ्तगू के दौरान ये कहा कि अक्टूबर नवंबर में मुल्क में आम इंतखाबात हो जाने चाहिए, पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है, तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। अब जानना मैं वजाहत मसूद साहब आपसे ये चाहूँगी, क्या नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी क़यादत से जो इख्तलाफात हैं आपकी नज़र में वो ख़त्म हो गए हैं? मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नवाज में दो धारे पाए जाते हैं। एक थोड़ा स्ट्रिंजेंट व्यू लेता है प्रो डेमोक्रेसी पे, वो मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का आप उसको कह लीजिए अनडिक्लेयर्ड, और एक शाहिद खाकान साहब हैं, उसमें याद सादिक साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इस तरह के दिगर अहबाब हैं। ये दूसरा धड़ा है, ये जरा निगोशिएटेड एंगेजमेंट का हल्का आप इसको कह सकती हैं। तो इंतखाबात आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज के स्टेक्स हैं, और सिंध में तो शायद जो लोग बैठे थे पीपल्स पार्टी है या दूसरे, उनको तो वो कोई खास जो है ना वो थ्रेट नहीं है उनके मैंडेट को। जो लड़ाई जब बैटल फील्ड बनना है वो तो पंजाब को बनना है। सो मुस्लिम लीग नवाज के पॉइंट ऑफ व्यू से शाहिद खाकान अब्बासी साहब की नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात है, इट ओमन्स वेल। हाउएवर आगे उसकी हरकियात क्या होती हैं, मियां साहब को वापस तो आना पड़ेगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नवाज इंतखाबी मैदान में उतर नहीं पाएगी, और उतरेगी तो हैंडीकैप के साथ उतरेगी। राहें तो हमवार हो रही है नवाज शरीफ साहब के लिए, अगर वो वापस आते हैं और आने वाले वक्त में वो देखिए ना, आज जो अढ़ाई महीने पहले जो काजी फायजी साहब का नोटिफिकेशन जारी हुआ है का, इट एक्चुअली वुड हार्कन बैक टू 1991, जब असलम बेग साहब को रिटायरमेंट से 3 महीने पहले नॉमिनेट कर दिया गया था आसिफ नवाज जंगुआ साहब को। तो वो इसीलिए किया जाता है कि अगर कोई बंदा जो है वो थोड़ा कहना चाहिए कि अनमैनेजेबल हो रहा हो, ठीक हो गया वजाहत मसूद साहब, आपका पॉइंट भी आ गया है। वक्त महदूद है, हमें पब्लिक पोल पर भी जाना है। पब्लिक को क्या लगता है, क्या नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद शाहिद खाकान अब्बासी के पार्टी क़यादत से इख्तलाफात खत्म हो गए हैं या नहीं? 57% को लगता है कि जी हाँ इख्तलाफात खत्म हो गए हैं, जबकि 43% को ऐसा नहीं लगता है। 57% को लगता है इख्तलाफात खत्म हो गए हैं, 43% इसकी नफ़ी कर रहे हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया, और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।